ट्वेल्थ क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, नाम है इसका समकालीन विश्व में सुरक्षा। चैप्टर नंबर 5, ट्वेल्थ क्लास और पोल साइंस का फर्स्ट बुक। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या है तो देखिए, इस चैप्टर में मेन जो बात है वो की गई है सुरक्षा पर। ये सुरक्षा क्या होता है, सुरक्षा का क्या अर्थ है? सुरक्षा का अर्थ है खतरे से आज़ादी। खतरे से आज़ादी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन इस चैप्टर में हम थोड़ा ध्यान से एक एक पॉइंट को पहले समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, मानव के अस्तित्व को और उसके जीवन को हमेशा से ही खतरा रहता है। बात तो पक्की है, हाँ रहता ही है। लिखा है जब 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 हम घर से निकलते हैं तो खतरा मंडराने लगता है। अगर आपको यह लगता है कि हम घर पर भी सुरक्षित हैं तो ये आपकी भूल है, जो डरा है। आगे, ऐसे में हम हर खतरे को खतरा नहीं मानेंगे। खतरा तो है वो, लेकिन इस चैप्टर में हम खतरा नहीं मानेंगे, वरना चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हर खतरा हमारे लिए इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम इस चैप्टर में किस खतरे को मानेंगे? जिसमें केंद्र मूल्यों को खतरा है। केंद्र मूल्य मतलब जैसे गंभीर खतरे। अभी गंभीर खतरे कौन कौन से हो सकते हैं? इस चैप्टर में तो पूरे खतरे के ही बारे में है। खतरा ही पड़े, नुकसान होगा हमें। अगर हमने इसको रोकने का उपाय नहीं किया तो हमें बहुत भयंकर इसका परिणाम भुगतना होगा। तो आपके फिर हम आगे अब चलते हैं और आगे हमारा टॉपिक आ रहा है सुरक्षा की अवधारणा। देखिए, सुरक्षा जो होती है उसको हमने कितनी कैटेगरी में रख करके पढ़ा है। सबसे पहले हम देखेंगे पारंपरिक, यानी एक बूढ़े रूप से कह दे, अगर पुराने रूप से कह दे कि पुरानी सुरक्षा, ठीक है। पारंपरिक सुरक्षा होती है, एक होती है अपारंपरिक यानी गैर पारंपरिक। एक ऐसे सुरक्षा जो अभी न्यू है, बिल्कुल नई, इसमें हम मानव की सुरक्षा पढ़ने वाले हैं और विश्व की सुरक्षा पढ़ने वाले हैं। अपारंपरिक यानी नई और पारंपरिक यानी पुरानी। तो देखिए, हम थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं। क्या लिखा है इसमें? जैसे बाहरी सुरक्षा, यानी पारंपरिक के दो पार्ट हैं, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा यानी कोई भारत का जो नक्शा है ना, उसके अंदर की सुरक्षा, इसके अंदर की सुरक्षा, या आंतरिक सुरक्षा होगी। अच्छा, और बाहरी सुरक्षा क्या होती है? जैसे भारत का जो नक्शा है उसके बाहर से सुरक्षा, यानी किसी विदेशी आक्रमण से सुरक्षा। तो जैसे देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, बाहरी सुरक्षा में आ जाएगा जनसंहार, सैन्य हमला। भाई सैनिकों ने हमला कर दिया, जनता को बहुत बुरी तरह मारा जा रहा है। तो हमारे देश के लोग तो मारेंगे नहीं, विदेश के लोग ही आक्रमण कर दिए, कोई आतंकवादी ने आक्रमण कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं आंतरिक हमले पर। देखिए, आंतरिक सुरक्षा में क्या होता है? इसमें अलगाववाद आ जाएगा और गृह युद्ध आ जाएंगे। सीमा रेखा के अंदर ही ये हमें सुरक्षा रहने के लिए जरूरी है। हम चलते हैं सुरक्षा की अवधारणा के अपारंपरिक, यानी विश्व के लगभग सभी की सुरक्षा हो जाएगी। इसमें तो भाई एक देश की बात कर रहा था, देखो ना, देश के अंदर देश के बाहर, लेकिन इसके अंदर क्या है? पूरे विश्व की बात कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप थोड़ा ध्यान देना। देखिए, जैसे मानव की सुरक्षा, विश्व सुरक्षा, ये दो प्रकार हैं इसके। अपारंपरिक सुरक्षा के दो प्रकार हैं, मानव की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। अच्छा, मानव की सुरक्षा में क्या क्या आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला भूखमरी आ जाएगी, अकाल आ जाएगा, महामारी आ जाएगी, प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी। इन सब टॉपिकों को हमें बारी बारी से पढ़ना होगा, तो हम बाद में भी पढ़ेंगे। या अभी आप ऊपर से इस चैप्टर को समझ रहे हो, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। आतंकवाद आ जाएगा, विश्व सुरक्षा में बीमारियां आ जाएंगी, ग्लोबल वार्मिंग आ जाएंगी, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आ जाएंगी, यानी विश्व उष्णन आ जाएगा, और मानव अधिकार आ जाएगा। सब हमें पढ़ना ही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। स्टार्ट करते हैं हम पारंपरिक धारणा। देखिए, उसमें दो प्रकार थे, आपको पता ही है। कौन कौन से दो प्रकार थे? पारंपरिक में बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा थी ना। हम पहले बाहरी सुरक्षा पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ रहे हैं सैन्य खतरों को, और सैन्य खतरे सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। देखिए क्या क्या है सैन्य खतरे में, क्या कह रहा है इसके अंदर। देखिए, सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अगर किसी देश ने हमारे देश पर अगर हमला कर दिया तो इसको हम सैन्य खतरे कहते हैं। जैसे भारत का नक्शा है और इस तरफ है पाकिस्तान, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अगर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो यही तो हमारा सैन्य खतरा है, इसको ही हम सैन्य खतरे में पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा देश होता है, जैसे पाकिस्तान, जो हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता
यही 3 तो हमारे केंद्र मूल्य हैं जो मैं आपको पहले बता रहा था। संप्रभुता होती है, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, ये 3 क्या होते हैं? केंद्र मूल्य। इसमें खतरा पैदा करती है, ठीक है, समझ गए आप? तो ये कब होता है? सैन्य खतरे में होता है। आगे चलते हैं हम देखो, हमें पता होना चाहिए कि पड़ोस का कौन सा देश ज़्यादा शक्तिशाली है और हमें किस देश से ज़्यादा खतरा है ना? ये तो हमें पता होना चाहिए किस देश से हमें ज़्यादा खतरा है। किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति के 3 विकल्प होते हैं। मान लो किसी देश के साथ भारत का युद्ध हो गया, तो हमारे पास 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन से 3 विकल्प होते हैं? पहला भी हम आत्मसमर्पण कर दें, हम तो हार जाएं, ठीक है। दूसरा है हम उसकी बात मान लें, ठीक है, दूसरे पक्ष की बात मान ले बिना युद्ध करें। देखो, या तो पूरी तरह आप हार जाओ, और दूसरा ये है कि आप उससे मतलब सेटलमेंट कर लो, ठीक है। और तीसरा है युद्ध हो जाने पर अपनी रक्षा कर लो। अब रक्षा करो आर या पार, उससे हम युद्ध करना है सीधा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं जो पारंपरिक सुरक्षा के नीति के तत्व देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पारंपरिक सुरक्षा के नीति के तत्व। इसमें पहला आता है हमारा अपरोध। देखो, हम कैसे बच सकते हैं किसी देश से हमला करने से पहले, हम कैसे बच सकते हैं वो हम पे हमला ना करें। देखिए, अपरोध का अर्थ क्या है? इसका संबंध युद्ध की आशंकाओं को रोकने से है। दूसरे देश को इतना डरा देना, देखिए इतना डरा देना कि वह युद्ध करने से ही पीछे हट जाए, इसी को अपरोध कहते हैं। बहुत इजी है। जैसे मान लो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत ने पाकिस्तान को ऐसा डरा दिया कि अब वो यहाँ पर आंख उठा करके भी नहीं देख सकता, ठीक है, समझ गए? चलते हैं आगे। तो नीचे है रक्षा। ये रक्षा में क्या है? देखिए, रक्षा में होता है इसका संबंध युद्ध को सीमित रखने और उसे समाप्त करने से होता है। या तो युद्ध को भी समाप्त कर दो, तो बिल्कुल सीमित कर दो, कम कर दो, या तो ख़त्म कर दो। तो ऐसा करने को हम रक्षा कहते हैं। अब शक्ति संतुलन, ये पेपर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शक्ति संतुलन क्या होता है? देखिए, शक्ति संतुलन में क्या है? शक्ति संतुलन में है सैन्य शक्ति को बढ़ाना। देखो, जैसे कि भारत है और पाकिस्तान का 2 एग्जाम्पल लेंगे बस। पाकिस्तान के पास बहुत सारे, मान लीजिए 30 परमाणु बम है और भारत के पास 20 परमाणु बम है। हमने प्लस कर दिए 10 और, इसी को हम शक्ति संतुलन कहते हैं। यानी शक्ति को बराबर बराबर का करना, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा है? केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, आगे और भी कुछ है। जैसे आर्थिक प्रौद्योगिकी शक्ति बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सैन्य शक्ति का आधार है। देखिए, केवल आप भाई केवल सैन्य शक्ति मत बढ़ाओ, आर्थिक और प्रौद्योगिकी शक्ति को भी बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, शायद आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ तक। देखिए नीचे क्या लिखा है? गठबंधन। लास्ट टॉपिक है हमारा इस पॉइंट का, गठबंधन। देखिए इसमें क्या होता है, किसे कहते हैं गठबंधन? गठबंधन तो आपको 2 से अधिक पार्टियां मिलकर जब एक सरकार बनाती है, उसे तो हम भाई गठबंधन कहते हैं। लेकिन ये गठबंधन बनाना इस टॉपिक में कैसे आया? देखिए, सैन्य हमलों को रोकने के लिए, उससे रक्षा के लिए कई देश गठबंधन करते हैं। इसके तहत लिखित संधियां भी होती हैं। लिखित क्या होती है? संधियां होती हैं। लिख देते हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे इस मामले पर, ऐसा ऐसा करेंगे, मिल के रहेंगे। इसी को हम गठबंधन बनाना कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चल, गठबंधन के 2 आधार होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है अपनी ताकत को बढ़ाना। देखिए क्या है गठबंधन के 2 आधार? अपनी ताकत को बढ़ाना, जैसे शक्ति संतुलन कर देना, ठीक है। और गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होता है। जो गठबंधन होता है भाई वो किस लिए होता है? हमारे देश की और राष्ट्र की रक्षा हो सके, है ना, मतलब हमारे हित पूरे हो सके भाई इसमें। आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए, पारंपरिक धारणा, आंतरिक सुरक्षा, इसके अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ध्यान रखना है एक देश की सीमा रेखा के अंदर ही होता है। यूरोप के उपनिवेशिक देशों में रखने की चिंता रही, क्योंकि वे देश आज़ादी चाहते थे। याद रखना, यूरोप के कुछ देश थे जो आज़ादी चाहते थे, भाई हमें उपनिवेश नहीं बनना। जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, ये एग्जाम्पल ही इस पॉइंट के आधार है। जैसे 1950 में के दशक में फ्रांस और वियतनाम, फ्रांस को ना वियतनाम से जूझना पड़ा, ठीक है। फ्रांस कौन है? एक देश है, वियतनाम भी एक देश है। फ्रांस ने क्या करा था? इसको अपना उपनिवेश बना रखा था और बस उपनिवेश से इसको जूझना पड़ा। अगला पॉइंट है, उपनिवेश का मतलब पता है ना? देखिए, जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता है तो इसका ये वाला देश इस पहले वाले देश का उपनिवेश कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। 1950 और 60 के दशक में ब्रिटेन को केन्या में भी जूझना पड़ा। ये लीजिए,
दो दो आपके पास एग्जाम्पल आ गए हैं इस पॉइंट से, और कुछ एशिया के भी एग्जाम्पल है, ये भी आप नीचे देखिए कितने इम्पोर्टेंट दे रखे हैं। एशिया व अफ्रीका के 9 स्वतंत्र जो देश थे, इसमें भारत भी आता है, उनके सामने सुरक्षा की बहुत सारी चुनौतियाँ थी। तो 2 चुनौतियों को हम पढ़ेंगे अभी। कौन कौन सी 2 चुनौतियाँ थी देखिए। इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका थी। हाँ भाई सच बात है, हमारे भारत का आप एग्जाम्पल ले लो, जब आज़ादी मिली तब से ही हमें खतरे पे खतरा हो गया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से खतरा ही खतरा। देखिए युद्ध कितने सारे हो गए, है ना। अगला पॉइंट है हमारा, आंतरिक सैन्य संघर्ष की भी चिंता हुई है। आंतरिक यानी आपको पता है दंगे वंगे होते थे हमारे देश में, हिंदू मुसलमान इत्यादि, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। लास्ट का पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सुरक्षा के पारंपरिक अगर हम तरीकों को अपनाएं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें दिखता है वो क्या दिखता है, देखिए सुरक्षा निरशस्त्रीकरण, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, इसका उद्देश्य, देखिए क्या लिखा है, इसका उद्देश्य हथियारों, विशेषकर जनसंहार हथियारों की संख्या को कम करना और समाप्त करना, ठीक है ना। अब हमें देखो ऐसे हथियार कम बनाने जिससे भाई जनसंहार कम हो। जनसंहार मतलब होता है लोगों को मारना, जान से मारना। ऐसे हथियार बने हुए हैं, बहुत खतरनाक हथियार है जिससे तड़प के व्यक्ति मर सकता है, तो उसकी संख्या को कम कर देना, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, हथियार की होड़ को रोकने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय संधियां की गई हैं। बहुत सारी संधियां की गई है, जैसे आपको ये संधियां ही तो याद करनी है, पेपर में आता है। पहली संधि हमारी है, नाम है उसका जैविक हथियार संधि, ठीक है। ये हुई थी हमारी, BWC नाम है इसका, और ये 1972 में हुई थी। जैविक हथियार संधि कब हुई थी, 1972 में हुई थी। ये आपको याद करना है, BWC इसका नाम है। और इसके अंतर्गत हमने क्या देखना है, देखिए इसके अंतर्गत हमें देखना है जैविक हथियारों के निर्माण, जैविक हथियार जो होते हैं उसके निर्माण, उत्पादन व भंडार पर रोक लगाई गई है, ठीक है। भाई जैविक हथियार हमें बनाना नहीं है, अगर बनाओगे तो अब बन गए हैं ना, तो उसके निर्माण और उत्पादन और भंडार जो भी आपने कर रखा है उस पर रोक लगा दी गई है, अब आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। दूसरी एक और संधि हुई है, उस संधि का नाम क्या है, दोनों संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी संधि का नाम है रासायनिक हथियार संधि, और ये होती CWC, इसका नाम है, 1992 में हुई थी। रासायनिक हथियार के निर्माण, उत्पादन, भंडार, प्रयोग, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया था। पहले पॉइंट में हमने पढ़ा निरशस्त्रीकरण। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, अस्त्र नियंत्रण। इसमें तो भाई बहुत सारी संधियाँ हुई हैं। देखिए अस्त्र नियंत्रण पर भी संधियाँ हुई हैं, जैसे इसका उद्देश्य हथियारों की होड़ पर, देखो भाई जब भी युद्ध होता है ना तो हथियार की होड़ चल पड़ती है कि तेरे पास हथियार ज़्यादा है कि मेरे पास हथियार ज़्यादा है, तो इस होड़ को समाप्त करने के लिए कहा गया था। ये USA और USSR इन दोनों के लिए हुआ था विशेष रूप से, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए प्रमुख संधियाँ कौन कौन सी है। ये जितनी भी संधियाँ आपको दिख रही है सब उन्हीं दोनों के लिए हुई हैं, बस 1-2 संधियों को छोड़कर। देखिए तो पहली संधि का नाम है सॉल्ट, दूसरी का है स्टार्ट, तीसरी का है AMB, और चौथी का नाम है NPT। और ये संधियों की 2 संधि के तो डेट लिखे हुए हैं इसमें, लेकिन ये भी डेट पूरे नहीं हैं, तो ये तो भाई मेरे नोट्स में मिलेंगे, तो आप नोट्स में से पढ़ लीजिएगा, PDF में मैं आपको नोट्स दे दूँगा। हम चलते हैं आगे, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हाँ, विश्वास बहाली के उपाय, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास बहाली के उपाय। देखिए विश्वास बहाली बहुत ईजी है, इसको CBM भी कहते हैं। ऐसे उपाय जिनसे देश के बीच आपसी विश्वास बढ़े और युद्ध की जो संभावना है वो कम हो जाए। देखिए 2 देश हैं, 2 मित्र हैं, अगर दोनों में विचारों का आदान प्रदान अगर होता रहेगा ना, देखिए अगर 2 दोस्त हैं, दोनों अपने बारे में सब कुछ सारी बातें बताते हैं, कुछ छुपाते नहीं हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कभी झगड़ा जल्दी नहीं होगा इन दोनों में, ठीक है ना। ये इसको बताता है, ये इसको बताता है, तो झगड़ा कम होगा। लेकिन यदि किसी ने कुछ छुपाया और दोस्त होकर के ऐसा कर रहे हैं तब तो गलत होगा, ठीक है, तब लड़ाई हो सकती है। तो देखिए एक दूसरे को सैन्य गतिविधि की जानकारी देते रहना, तेरे पास कितनी सेना है, मेरे पास कितनी सेना है, क्लियर। तो अब हम चलते हैं अगले पेज पर। तो अब आप लोग भी यही सोच ही रहे होंगे कि हाँ अब मुझे समझ में आ गया है विश्वास बहाली के उपाय। तो देखिए मैं आपको इसी पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताऊँ। तो लिखा है ऐसे उपाय जिनसे देश के बीच में आपसी विश्वास बढ़े और संभावना युद्ध की वो कम हो जाए, आपको बताया था मैंने अभी। और देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, एक दूसरे को सैन्य गतिविधि की जानकारी देते रहना, ठीक है। आगे सैन्य अभ्यासों की पूर्व सूचना दे देना कि भाई हमारे सैन्य का ना अभियान चल रहा है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
आपसी संवाद और सहयोग बनाए रखना, एक दूसरे से दोस्ती बनाए रखना, मदद करते रहना। बाढ़ आ गई तो भाई मदद कर देना एक दूसरे देश के, ठीक है ना, एक दूसरे में मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं ना, सीधी सी बात यही है। सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए समझौते करना, ठीक है ना भाई, समझौते करना। चलो ठीक है यार, समझौता कर लिया है, तुम भी खुश मैं भी खुश। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हो या गैर पारंपरिक, दोनों एक ही है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यह माने जाने लगा कि सुरक्षा केवल सैन्य खतरे से संबंधित नहीं है, बल्कि मानव जीवन को प्रभावित करने वाले अन्य खतरे को भी सुरक्षा के लिए अपरंपरागत सुरक्षा ही दो प्रकार की थी, है ना, विश्व की सुरक्षा और मानव की सुरक्षा। देखिए पहले मानव की सुरक्षा पढ़ने वाले हैं। मानव की सुरक्षा का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, सम्मान, विकास की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य लोगों को भय से मुक्ति दिलाना है, यानी अभाव, ठीक है, अभाव करना है भय का, भय को खत्म करना है। मानव सुरक्षा के प्रमुख खतरे कौन कौन से भाई, जो मानव सुरक्षा को प्रभावित करते हैं वो, उसमें सबसे पहला गरीबी है, ठीक है, दूसरा है भुखमरी, तीसरा है बेरोजगारी और चौथा है महामारी। महामारी आपको पता है, ये सबका मतलब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं। आइए हम नोट्स में से पढ़ते हैं जरा इसी पॉइंट को। क्या लिखा है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। देखिए मैंने आपको बताया था, इसमें देश की सुरक्षा के साथ साथ लोगों और समाजों अर्थात पूरी मानवता की सुरक्षा की बात की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो मानवता की सुरक्षा, इसके अंदर हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट आया मानवता की सुरक्षा, आपको मैंने बताया है दो प्रकार का है ना ये। देखिए मानवता की सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा। पहले मानवता की सुरक्षा को आप ध्यान से सुनिए, क्या है इसके अंदर ये है, यह विचारधारा जनता की सुरक्षा राज्य से बढ़कर मानती है। भाई जनता की सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसकी सुरक्षा से, देश की सुरक्षा से, क्योंकि जनता ही नहीं होगी तो देश कहाँ से होगा। इसीलिए आगे क्या लिखा है, नीचे लिखा है हमारा, इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की रक्षा, इनमें समर्थकों को जोर व्यक्तियों को खून खराबे से बचाने पर होता है। व्यक्तियों को भाई खून खराबे से हमें बचाना है, ठीक है, इन सब में आता है। तो और है हमारा, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो वैश्विक ताप, आपको पता है पूरी दुनिया में तापमान बढ़ता ही जा रहा है, इसको हम वैश्विक ताप वृद्धि कहते हैं। वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठ जाए ना तो पूरा बांग्लादेश का 20% हिस्सा टूट जाएगा और वो पूरा पानी में बिखर जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा। और थाईलैंड का 50% जो आबादी वाला जो क्षेत्र है वो पूरा 50% हिस्सा पानी में डूब जाएगा और सब लोग मारे जाएंगे। ये भी आपको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। चलते चलते एक पॉइंट मिल गया है, इसका नाम है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। ये पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना पड़ता है। देखिए एक ग्रीन हाउस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, उनके भाई उत्सर्जन को कम कर दो। तो आपको पता है इन्हीं सब के लिए भी G7 की बैठक हुई थी, दिल्ली में हुई थी भारत में, और अब ये सफल भी रही है। लेकिन हमें ये केवल बात करने से नहीं, हमें पूरे देश को ठीक करना भी होगा। हमें खुद से पौधे भी लगाने होंगे, AC का कम इस्तेमाल करना होगा, 25% AC चलानी चाहिए, 25 पर रखकर हमें AC को चलाना चाहिए। आगे करने के संबंध में क्या लिखा है, हाँ कम करने के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। दिशा निर्देश भाई ऐसा करो ऐसा नहीं करो। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है यार, कुछ नहीं है, एक संधि हुई थी बस, ठीक है। इस संधि में ये कहा गया था कि भाई हमें 100 देशों ने कह दिया था, कब 1997 में कहा था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ये, और भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे कि हाँ हाँ ठीक है, हम ये ग्लोबल वार्मिंग वाली जितनी गैसें हैं उसका उत्पादन कम कर देंगे उत्पादन, ये कहा गया था। बस एक क्योटो प्रोटोकॉल है और कुछ नहीं है। आगे चल लेते हैं। बढ़ती जनसंख्या, भाई ये भी बहुत खतरनाक है। बढ़ती जनसंख्या से भी मानव की सुरक्षा नहीं हो पाती। जैसे विश्व की जनसंख्या का लगभग 800 करोड़, विश्व की जनसंख्या कितनी है, लगभग 800 करोड़ है विश्व की जनसंख्या। यह आंकड़ा 21वीं शताब्दी के मध्य तक 1000 करोड़ पहुंच जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और अगर ऐसा पहुंच गया तो फिर संसाधन बहुत कम पड़ जाएंगे देश में हमारे। देखिए
भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50%, 6 देश में लोग रहते हैं। देखिए 50% पूरी दुनिया का कहाँ कहाँ रहते हैं। भारत चीन हो गया, नाइजीरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश, यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा अनुमान के अनुसार, देखिए अनुमान के अनुसार 50 सालों में विश्व के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, यह अनुमान लगाया गया है। और इस अवधि में अनेक धनी देश की जनसंख्या जो है वो घटती चली जाएगी। ठीक है, और बढ़ेगी कि देखिए अगर एक लाइन है ये छोटी है, इसको बड़ी करना तो लाइन लंबी खींचनी पड़ेगी। तो जितने भी आपको गरीब अमीर लोग दिख रहे तो अमीर ही रहेंगे, लेकिन गरीबों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे ये अमीर लोग छोटे दिखेंगे। ये कह रहा है इसको। लास्ट का पॉइंट, सेकंड लास्ट सुन लो पहले। विश्व का सबसे ज़्यादा संघर्ष अफ्रीका है। देखिए संघर्ष वाला जो इलाका है वो अफ्रीका है। वहाँ पे सहारा मरुस्थल दक्षिण में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल के कारण यहाँ के जो लोग हैं भाई, जनसंख्या बहुत ज़्यादा यहाँ की, और बीमारियाँ भी बहुत सारी यहाँ पे होती ही रहती हैं। देखिए यह इलाका दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब इलाका है। यहाँ पे गरीबी इसलिए क्योंकि बीमारियाँ भी होती हैं और लोगों को काम धंधा भी नहीं मिल पाता, इसलिए इसका जीवन स्तर भी नीचे है और व्यापार स्तर भी बहुत नीचे होता चला जा रहा है। थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नाम है इसका खतरे के नए स्रोत। तो खतरे के नए स्रोत को अब हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए खतरे के नए स्रोत में क्या है, बहुत इजी है। खतरे के नए स्रोत, आतंकवाद आ जाएगा इसके अंदर, है तो और भी कुछ। पहले आतंकवाद को समझ लीजिए, परिभाषा इसकी क्या है। यह वह राजनीतिक खून खराबा है जिसके तहत नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है और उनको मारा जाता है। इनका उद्देश्य क्या है, देखिए कि भाई आम लोगों में ना भय उत्पन्न कर देना। ठीक है, भय पैदा कर देना, डरा देना उनको, और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उनको झुका देना। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल अगर याद हो तो मैंने एक बार ट्यूशन में बताया था, 11 सितंबर 2001 को 9/11 की घटना हुई थी। इसमें अमेरिका में 2 बिल्डिंग थी जिसको हम WTO कहते हैं। WTO पर हवाई जहाज़ों से हैक कर उनको, हवाई जहाज़ों को हैक करके और ये हमला किया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए। आइए चलते हैं आगे। मानव अधिकारों का हनन, ये भी हमारे किस टॉपिक में आ रहा है, ये भी हमारे आ रहा है इसी टॉपिक में, यानी खतरे के नए स्रोत। ठीक है, खतरे के नए स्रोत में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव अधिकारों का हनन। 1990 के दशक के उदाहरण अगर हम लें तो इस दशक में कुछ प्रमुख घटनाओं से मानव अधिकार बहुत गंभीर रूप से क्या हनन हुआ है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहला है रवांडा में भयानक जनसंहार। यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत बुरी तरह मारा गया था, जनसंहार किया गया था। आपको केवल एग्जाम्पल याद कर लेने हैं, ज़्यादा तो आपको समझना है नहीं अभी। नेक्स्ट पेज है हमारा कुवैत पर इराक का हमला हुआ था। भाई कुवैत पर ना इराक ने फालतू में हमला कर दिया था, हाँ, और फिर अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई भी की थी इस पर। पूर्वी तिमोर में इंडोनेशिया सेना द्वारा किया गया हमला, ये एक आपको केवल याद कर लेना। ये इन सब में क्या हुआ, मानव अधिकारों का बहुत हनन हुआ है। ये एग्जाम्पल थे। नीचे चलते हैं, वैश्विक बहस। देखिए वैश्विक बहस में क्या है, विश्व स्तर पर बहसें होती रहती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकार रक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप उठाना, यानी मतलब ऐसा काम करना चाहिए, अगर कोई भी गलत करता है तो कार्रवाई कर देनी चाहिए। ठीक है ना, ये बहस की जाती है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखिए 3 पॉइंट्स आते हैं नीचे, 3 कोटियाँ कौन सी। मानवाधिकार 3 प्रकार की कोटियों में है। कौन कौन से 3 कोटियों में मानवाधिकार माना जाता है पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया में जो मानवाधिकार है वो 3 कोटियों में बंद है। कौन कौन से 3 कोटियाँ हैं, अगर ये 3 बातें हो जाए तो भाई मानवाधिकार है। देखिए पहला राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक अधिकार, ठीक है, और इसके लास्ट है हमारा उपनिवेशित या अल्पसंख्यकों के अधिकार। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। ये 3 बातें आती हैं, अगर ये 3 चीज़ें पूरी हो रही है तो हाँ, आप विश्व स्तर पर तो मानवाधिकार बचा हुआ है, वरना मानवाधिकार का हनन होता चला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3rd पॉइंट, इसका नाम है वैश्विक गरीबी व असमानता। वैश्विक गरीबी व असमानता, देखिए प्रति व्यक्ति आय व जनसंख्या वृद्धि विश्व में आर्थिक असमानता लाती है। बिल्कुल सच बात है। देखिए अगर जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है ना,
और प्रति व्यक्ति जो आय है और ये घट गया, तो इससे क्या होगा, इससे पूरी दुनिया में ना आर्थिक असमानता आ जाएगी। ठीक है, आर्थिक असमानता मतलब जो पैसे हैं ना वो किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम। अमीर देश तो भाई अमीर होते चले जाते हैं, इससे ये भी याद रखनी है आप। क्या, अमीर देश और अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और भी गरीब हो जाते हैं। जो गरीब देश हैं गरीब होते चले जाएंगे। इसका एग्जाम्पल बड़ा ही अच्छा है। देखिए, जैसे एक दुकानदार है और एक व्यक्ति है। ठीक है, दुकानदार ने एक वस्तु को खरीदा उतनी ही कीमत पर, लेकिन अगर ज़्यादा लोग उसी वस्तु को खरीदने आते हैं ना, तो इन लोगों को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। कब? जब ये रेट को बढ़ा देगा। ये रेट को बढ़ा देगा, इन लोगों के लिए भी रेट ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ये बेचारे तो पहले कम दाम में खरीदते थे। गरीब लोग और भी ज़्यादा गरीब होते चले जाएंगे, क्योंकि उसी दाम की वस्तु उनको ज़्यादा रुपए में मिल रही है और इसका फ़ायदा हो रहा है। इसने कम रुपए में खरीद के लाया था वो वस्तु और ये ज़्यादा रुपए में बेच रहा है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया है? तो देखिए, आपको अब हम एक बात बताने वाले हैं। जो उत्तरी गोलार्ध होता है ना, पृथ्वी है, ठीक है, बीच में से ऊपर को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ, ठीक है, और नीचे को बोलते हैं साउथ। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? ये होता है अमीर। यहाँ पे जितने भी देश हैं सब अमीर माने जाते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। सारे देश यहाँ के अमीर होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध के सारे देश होते हैं गरीब, गरीब होते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गरीबी के कारण दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणी देशों में होता रहता है। जिस घर में पैसे कम है वहाँ पर लड़ाई होती है। वैसे जिस देश में पैसे कम है तो वहाँ के देश के लोग आपस में लड़ाई करते ही रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये अफ्रीका, ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल भी साथ में याद करते हुए चलने हैं, समझते हुए चलना है, ताकि आपको रिवीजन करोगे सब समझ में आता रहे। दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो गरीबी के कारण उत्तरी गोलार्ध में लोग प्रवास कर रहे हैं, रहने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उत्तरी गोलार्ध में जो लोग रहते हैं वो अमीर होते हैं। इसलिए हम चलो वहीं चलते हैं। तो अब 3 बातें आएंगी, प्रवास, शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित। देखो बहुत ईजी है। आप्रवासी किसे कहते हैं? जो लोग अपनी मर्जी से किसी देश को छोड़ते हैं उसको हम आप्रवासी कहते हैं। शरणार्थी किसे कहते हैं? जैसे किसी 2 देशों में युद्ध हुआ, भारत में और एक बगल में बांग्लादेश, तो यहाँ के लोग भारत में शरण अगर ले रहे हैं तो उसको हम कहते हैं शरणार्थी। शरणार्थी भी हो गया। आंतरिक रूप से विस्थापन मतलब भारत का जो नक्शा है, भारत का जो नक्शा है बना देते हैं, भारत का जो नक्शा है, ठीक है, इसमें आंतरिक रूप से यहाँ से कहीं यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, लेकिन आप इस सीमा रेखा के अंदर ही हैं, बाहर नहीं जा रहे। इसको हम बोलते हैं आंतरिक रूप से विस्थापन होना, ठीक है, या विस्थापित, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक हमारा पॉइंट हो चुका है। 4th पॉइंट है हमारा महामारी। ये महामारी में हमें क्या पढ़ना है? देखिए बहुत ईजी है। महामारी में ये आप्रवास, ठीक है, व्यवसाय, पर्यटन, सैन्य अभियान से बहुत तेज़ी से फैलता है। कोरोना वायरस कैसे फैल रहा था? इन्हीं 3 माध्यम से कोरोना वायरस भी बहुत ज़्यादा फैला था। वो भी तो कि महामारी ही थी, ठीक है, इसलिए कोविड-19 कहते हैं उसको, क्योंकि वो 19 के दशक में आई थी, लेकिन फैली कब थी? 21 के दशक में सबसे ज़्यादा फैली थी कोविड-19, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। आइए आगे चलते हैं। पुरानी महामारी, जैसे बहुत सारी महामारी है पुरानी, उसका नाम है HIV एड्स, इसके बारे में आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में, बर्ड्स फ्लू और सार्स। देखिए जितने भी अभी आपने पढ़े सब महामारियां हैं। ये हमारे भारत में या विदेशों में बहुत तबाही मचा रखी है इसने। आगे, अफ्रीका के गरीब देशों के लिए एड्स की उपचार की जो कीमत है वो देखते हुए आकाश कुसुम कहा गया है। कहाँ पर? अफ्रीका में इसका नाम रखा है आकाश कुसुम, आसमान से आने वाली आफत, इसका नाम रखा गया। तो नई महामारी कौन कौन सी है? कोविड-19, एबोला वायरस, हैंटा वायरस, हेपेटाइटिस सी, ये सब जितने भी आप देख रहे हैं ये सब हमारे महामारियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट नीचे, औषधि प्रतिरोधकता हासिल करने वाली बीमारियाँ। देखिए औषधि प्रतिरोधकता हासिल करने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी? टीबी है, मलेरिया है, हैजा है, डेंगू है। इन सबको हम औषधि से ठीक कर सकते हैं, लेकिन उपचार करना बहुत कठिन होता है इसका, पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। एक मैड काउ नाम की बीमारी थी,
जो उत्तरार्ध में, कब, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब होता है लास्ट में, ठीक है, 1990 के दशक के अंत में ये मैड काऊ महामारी ने ब्रिटेन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया था, ठीक है, ब्रिटेन को क्या पहुंचाया था, आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों में मुर्गी निर्यात तो बंद ही हो गया था बर्ड फ्लू से। तो ये सब हमारे देश में जो अभी आपने महामारी देखी, ये महामारी वाले पॉइंट्स पे कुछ आपको मैंने एग्जाम्पल भी दी और समझा भी दिया। तो अब लास्ट कुछ 2 पॉइंट बचे हैं और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा।